नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस की ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है कि कोरोना के कारण से हमारी ऑफलाइन पढ़ाई जो है वह पूरी रूप से या पूर्ण रूप से बाधित हो चुकी है। तो इसी विषय पर हमने एक ऑनलाइन क्लासेस का प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ही नहीं, साथ ही साथ कॉमर्स और आर्ट्स के भी स्कूलिंग के सब्जेक्ट्स आप विद्यार्थियों तक पहुंच पाएंगे। और इसी योजना के तहत राजस्थान के जितने भी 30,000 सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं उन सभी को हम निःशुल्क ऐप के थ्रू वीडियो लेक्चर्स और कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। तो आज इसी कड़ी में हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के क्लास 11th के पहले चैप्टर समुच्चय से। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें, हमारे टॉपिक का जो नाम है वह है समुच्चय। समुच्चय जिसे हम बोलते हैं सेट्स, ठीक है। देखिएगा, समुच्चय या फिर सेट्स क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूं सेट की, तो अगर इस सेट की परिभाषा अगर मैं दूं, परिभाषा समुच्चय की जो परिभाषा है वह है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब देखिएगा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें छिपे हुए दो वर्ड, एक तो है वस्तुएं, फिर है सुपरिभाषित और उसके पश्चात है संग्रह। वस्तुओं का क्या मतलब होता है? वस्तुएं अगर हम गणित के रूप में बोलें या फिर जनरल फॉर्मेट में अगर इसको परिभाषित करें तो आप देख सकते हैं कि सप्ताह के दिनों को हम वस्तुएं बोल सकते हैं, जैसे सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। तो टोटल सप्ताह के दिनों की बात करें तो टोटल 7 चीजें हमें अवेलेबल होती है, ठीक है। उसी प्रकार वर्ष के महीनों की बात करें तो जनवरी से लगा करके दिसंबर तक टोटल हमें 12 वस्तुएं प्राप्त होती हैं। और उसी प्रकार अगर हम किसी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की बात करें तो हमें पता होता है कि A, E, I, O, U 5 स्वर हमें प्राप्त होते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, ये सारे की सारी वस्तुएं जो कि सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं सप्ताह के दिन की बात करूं, सप्ताह के दिन, ठीक है, या फिर वर्ष के महीने, या फिर मैं बात करूं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अगर मैं यह तीनों प्रश्न किसी भी व्यक्ति को पूछूं या किसी भी विद्यार्थी को पूछूं तो सभी विद्यार्थियों और व्यक्तियों का एक ही आंसर आएगा। सप्ताह के दिन सोम से लगा करके शनि और रवि तक, वर्ष के महीने जनवरी से लगा करके दिसंबर तक, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर A, E, I, O, U। इसका मतलब ये होगा कि आप यह प्रश्न किसी को भी पूछे, अगर आंसर समान आए, उत्तर हमेशा समान आए, तो हम बोल सकते हैं कि यह दी गई वस्तुएं क्या है, सुपरिभाषित है। और अगर इन सुपरिभाषित वस्तुओं को हम एक जगह पर संग्रहित करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो यह गणितीय रूप में कहलाता है क्या, समुच्चय, ठीक है। इन एग्जांपल्स को हम और समझते हैं विथ आंसर इनके। सप्ताह के दिन, ठीक है, सप्ताह के दिन, इसे हम लिख सकते हैं क्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, अब सुनिएगा, यह सारे के सारे और एक रविवार, टोटल 7 दिन। आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारी वस्तुएं हमने एक स्थान पर ले तो ली, लेकिन इनका संग्रहण कैसे करेंगे, इनको इकट्ठा गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक है, अब देखिएगा, हमें पता होता है ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ठीक है, लेकिन अभी यह संग्रहित तो हैं, लेकिन समुच्चय के रूप में नहीं है। अर्थात अगर हम वस्तुओं का संग्रहण तो कर लेते हैं जो कि सुपरिभाषित हैं, यदि हम उसे मंझले कोष्ठक में, मंझले कोष्ठक को हम बोलते हैं क्या, करली ब्रैकेट, यदि हम उसे करली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और उसका एक विशेष नाम दे देते हैं, मान लीजिए मैंने इसको बोल दिया वी। अब सुनिएगा, इस पूरे के पूरे गणितीय एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो वी है यह अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला कोई भी हो सकता है, यहां वॉवल्स हैं इसलिए हम वॉवल्स के कारण से वी को यहां पे प्रयोग में ले रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर। किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का सदैव प्रयोग किया जाता है। अब सुनिएगा, आप यहां पे देख सकते हैं ये करली ब्रैकेट है, इसे हम बोलते हैं मंझला कोष्ठक या फिर करली ब्रैकेट मंझला कोष्ठक। ठीक है, अब देखिएगा, अगर गणित में कोई भी एक्सप्रेशन मंझले कोष्ठक में दे रखा है तो 99% वह सेट को या फिर समुच्चय को ही निरूपित करेगा। 1% किसी और को निरूपित कर सकता है। आगे जब हम संबंध एवं फलन पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा फलन भी है जिसे मंझले कोष्ठक के द्वारा निरूपित कर सकते हैं, वो आगे की बात है, हम वहां पे करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज यहां है कि इन सभी वस्तुओं को कॉमा द्वारा एक दूसरे से पृथक किया गया है। ठीक है, इसका मतलब समुच्चय में अगर वस्तुएं, सुपरिभाषित वस्तुएं ली गई हैं तो उन्हें सीधा ही नहीं लिखा जाएगा, उसको लिखने के कुछ नियम भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने पढ़ा यहाँ पर कि समुच्चय की परिभाषा क्या है, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। यह चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। मैंने यहाँ पर वस्तुओं को बताया, उनके सुपरिभाषित होने को बताया, उनके संग्रह को बताया और ये मिलकर के क्या बना दिया, समुच्चय बना दिया। ठीक है, तो बोले सर कौन सी ऐसी वस्तुएं जो सुपरिभाषित नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं पूछता हूं कि आपकी कक्षा में सबसे होनहार छात्र कौन सा है। ठीक है, तो सुनिएगा, होनहार होना सुपरिभाषित नहीं है। कारण क्या है, यदि कोई विद्यार्थी गणित में अच्छा है तो गणित के अध्यापक के लिए वह होनहार होगा। अगर कोई विद्यार्थी अंग्रेजी में अच्छा है तो अंग्रेजी के अध्यापक के लिए वो होनहार होगा। यदि कोई विद्यार्थी खेलने में अच्छा है तो उस स्कूल के पीटीआई सर के लिए वह होनहार होगा। इसका मतलब होनहार होना या इंटेलिजेंट होना एक सुपरिभाषित चीज को परिभाषित नहीं करता। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर मैं बोलूं विश्व में जितने भी आपके क्रिकेटर हैं उनमें सबसे बेस्ट क्रिकेटर का नाम आपको बताना है, तो यह सुपरिभाषित नहीं होगा, क्योंकि किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद है, किसी को एडम गिलक्रिस्ट पसंद है, तो किसी को मैथ्यू एडन पसंद है, तो किसी को विराट कोहली पसंद है। हाँ, अगर मैं ये बोलूं कि उन सभी क्रिकेटर का संग्रह है जिन्होंने 30 से ज्यादा सेंचुरी मारी है, तो यह सबके लिए एक नियम बन जाएगा, सभी के लिए एक नियम की तरह काम करेगा। तो जो क्रिकेटर 30 सेंचुरी से ऊपर वाले हैं वह अपने जीवन में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, मतलब वो अच्छे क्रिकेटर हैं। तो हमने यहाँ पर एक परिभाषा दे दी। वैसे ही होनहार में मैं बोलूं
कि क्लास में वह विद्यार्थी जिसके 85% से अधिक नंबर आए हैं गत कक्षा में, तो वह एक होनहार की कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि यह सबके लिए नियम फिक्स हो गया है। ना तो इसमें अंग्रेजी वाले टीचर की चलेगी, ना गणित वाले टीचर की चलेगी, ना पीटीआई सर की चलेगी। बात समझ में आ रही है आप सभी को? इसका मतलब किसी भी वस्तु का सुपरिभाषित होने का मतलब है एक नियम से उस वस्तु को प्रतिबंधित कर देना, जो नियम सभी के द्वारा अनुसरित किया जाए। बात समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में, जैसे समुच्चय, समुच्चय के निरूपण की विधियां। समुच्चय के निरूपण की विधियां मतलब समुच्चय को किन किन विधियों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, वह विधियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो यहां पर दो नाम आते हैं। एक तो आता है पहला रोस्टर विधि, एक आता है नाम रोस्टर विधि। ठीक है, रोस्टर विधि या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। दूसरा आता है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि। अब देखिएगा इन दोनों विधियों में क्या फर्क है, इन दोनों विधियों में क्या लिखने में अंतर है, यह हम इनमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, क्या? रोस्टर विधि। ठीक है, सबसे पहले है रोस्टर विधि, रोस्टर विधि। ठीक है, इसे रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं या रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। अब रोस्टर विधि, रोस्टर विधि के क्या नियम है मैं बता देता हूं कि वस्तुओं को कॉमा द्वारा, कॉमा मैं यहां बना देता हूं, कॉमा द्वारा पृथक करते हुए लिखा जाता है, ठीक है। और यह वस्तु में किस में लिखेंगे? इस विधि में मंझले कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें तीसरा नियम है समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी ले लेता हूं तो चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कैपिटल ए लिया जो अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर है, और यहां पर मैंने मंझला कोष्ठक लिया। अब मैं यहां पर निर्धारित करता हूं 10 या 10 से कम समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 10 या 10 से कम अगर मैं सम की बात करूं तो 2, 4, 6, 8 और यहां पे क्या आएगा 10। मैंने समप्राकृत संख्याएं बोला है, इसलिए प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आएगा। तो यह कौन सा समुच्चय है कि 10 से कम, 10 से कम, 10 या 10 से कम, है ना, 10 या 10 से कम, 10 या
10 से कम, 10 से कम सम प्राकृत संख्याएं, सम प्राकृत संख्याएं, ठीक है। यह समुच्चय 10 या 10 से कम सम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को निरूपित करता है, ठीक है जी। अगर मैं एक बी समुच्चय ले लेता हूं, ठीक है, और बी समुच्चय मैं बात करता हूं 5 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय, 5 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। तो अगर 5 से कम विषम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की बात करें तो 5 से कम में 5 सम्मिलित नहीं होगा, यहां पर 1 आएगा और 3 आएगा। 1 और 3 के अलावा हमारे पास कोई और अवयव नहीं आएगा, ठीक है, केवल क्या आएगा हमारे पास 1 और 3 आएगा, ठीक है। तो 5 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय में क्या आएगा, केवल 1 और 3 आएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं, अगला जो अपना उदाहरण है वह है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। देखिएगा, समुच्चय निर्माण विधि में भी हम क्या करते हैं, वस्तुओं को उनके नियम के अनुसार गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हुए मंझले कोष्ठक में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके नियम के अनुसार। अब नियम के अनुसार का क्या मतलब है, जैसा थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि 10 या 10 से कम सम प्राकृत संख्या, 5 से कम विषम प्राकृत संख्या है, तो ये सभी के लिए नियम है, ठीक है। तो अगर हम किसी समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि के रूप में निरूपित करते हैं, मान लीजिए मैं यहां पर रोस्टर विधि में एग्जाम्पल लिखता हूं जो अभी हमने लिया, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। अगर मुझे इसी रोस्टर विधि को समुच्चय निर्माण विधि में परिवर्तित करना है, तो देखिएगा, सबसे पहले समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम प्रयोग तो क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का और साथ ही साथ मंझले कोष्ठक का, ठीक है जी। साथ ही साथ क्या करेंगे, मंझले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अब उसको भाषा के रूप में कैसे लिखना है, गणितीय चिन्हों का प्रयोग कैसे करना है, वो यहां से समझिएगा। मैं बोल देता हूं ए एक समुच्चय, ये फिक्स हो जाता है, ए लिखा हुआ है, मंझला कोष्ठक है, तो यहां पर हम समझ गए कि एक समुच्चय, ए एक समुच्चय, ए एक समुच्चय है। मैं मान लेता हूं ए एक समुच्चय किसका, एक्स का, ठीक है, जहां एक्स बराबर किसके ले लेता हूं, 2n के ले लेता हूं, तथा n जो है वो है लेस देन इक्वल्स टू 5 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो रोस्टर विधि है उसे हमने समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखा है। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इस चीज को मैंने बताया कि यह अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर है,
अर्थात एक समुच्चय को निरूपित कर रहा है, मतलब ए बराबर है मंझले कोष्ठक के, तो मंझला कोष्ठक अपने आप में समुच्चय को ही निरूपित करता है। अब सुनिएगा, x जो है यह इसके सभी सदस्यों को निरूपित करते हैं, सभी सदस्यों को निरूपित करता है। और ये जो चिन्ह है, दो बिंदी ले लो या फिर ये बड़ी लाइन ले लो खड़ी पाई जैसी, ठीक है, तो इसका मतलब होता है जहां, इसका मतलब होता है जहां, ठीक है। और यह हमारा नियम है x बराबर 2n और n का मान 5 या 5 से छोटा है। और ये आप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो चीज है यह त्रिशूल जैसा निशान, इसे बोलते हैं का सदस्य, का सदस्य, ठीक है। क्या है, छोटा वाला जो n है वो बड़े वाले n का क्या है, सदस्य, ठीक है। यहां पर बड़ा वाला n जो है यह प्राकृत संख्याओं को निरूपित करता है। बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो आप देख सकते हो कि इस रोस्टर फॉर्म को हमने किस रूप में परिवर्तित किया, हमने समुच्चय निर्माण विधि के रूप में इसको परिवर्तित किया। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब सुनिएगा, दूसरा एग्जाम्पल जो था हमारा वो था b बराबर, दूसरा एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा था क्या, b बराबर 1 और 3, 5 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे पास b जो आया वो 1,3 आया। अगर हमें इसे समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है तो b बराबर मंझला कोष्ठक लगाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि सदैव हम x का ही प्रयोग करें, x की जगह मैं यहां पर y भी लिख सकता हूं। b एक समुच्चय है y का, जहां मैंने बोला या तो दो बिंदी लगाओ या एक खड़ी लाइन लगाओ, दोनों का मतलब समान ही होता है, ठीक है। जहां अब 1 और 3 लेके आना है, जहां x बराबर, अब आप देख सकते हो कि हमें यहां पर विषम संख्याएं चाहिए, ठीक है। तो विषम संख्याएं चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, n + 1 और आगे लगा देता हूं 2, ठीक है। अब बोले सर ये कैसे आया, अभी आपको पता चल जाएगा। जहां पर n बिलोंग्स टू, देखिएगा n बिलोंग्स टू क्या होगा, यहां पर नेचुरल नंबर होगा और साथ ही साथ n के कौन कौन से मान परिभाषित होंगे, तो आप देख सकते हो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अगर मैं n का मान यहां पर 1 रख देता हूं, ठीक है, तो n का मान 2 × 2 यहां आ जाएगा, 1 रखते हैं तो 2 × 1 2 + 1 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना लिख करके मैं यहां पर चेंज करता हूं ताकि ये अपना मान आ जाए। एक n का मान 0 ले लेता हूं और एक n का मान क्या ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। n का मान 0 लोगे तो 2 × 0 0 मिलेगा, +1 करोगे तो आपको 1 मिलेगा। n का मान 1 लोगे तो 2 × 1 आपको 2 मिलेगा, +1 करोगे तो आपको मिलेगा 3। या फिर इसको और कैसे लिखा जा सकता है, या b बराबर, b एक समुच्चय है y का, जहां पर y सीधा लिखेंगे, y जो है वह 5 से कम, सीधी भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं, 5 से कम विषम प्राकृत संख्या को निरूपित करता है। 5 से कम विषम प्राकृत संख्या को निरूपित करता है। तो दोनों ही मेथड सही हैं। आप चाहें तो इस मेथड को भी प्रयोग में ले सकते हैं, आप चाहे तो इस मेथड को भी प्रयोग में ले सकते हैं। दोनों ही अपनी जगह पे अलग अलग काम आएंगे। आगे चल करके हम जब चीजें देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब देखिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा और वह है कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। अभी कैपिटल N का प्रयोग आया था, तो कैपिटल N से यहां पर आपको ध्यान देना है कि और कौन से ऐसे चिन्ह हैं जो कि आगे हमारे काम भी आएंगे, तो उनको हमें किस तरीके से ध्यान रखना है, किस तरीके से यहां पर उनको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर कैपिटल N की बात की जाए तो कैपिटल N जो है वह निरूपित करता है किसको, प्राकृत
प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को निरूपित करता है n। अर्थात अगर मैं कहूं कि n को हम क्या लिख सकते हैं, तो कैपिटल N बराबर मंझला कोष्ठक 1, 2, 3, 4 और ये मामला आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि प्राकृत संख्या आगे अनंत तक जाएगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं क्या W की बात करूं तो W जो है वो नोटेशन होता है किसका, यह होता है पूर्ण संख्याओं का। तो इसे हम बोल सकते हैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और W को हम लिख सकते हैं किसके बराबर, यहां पे देखिएगा W बराबर आएगा, पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं, 1, 2, 3, 4 और आगे मामला बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम बात करें किसकी, I की या फिर Z की। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, I भी लिख सकते हैं, कैपिटल I भी लिख सकते हैं, कैपिटल Z भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कैपिटल I या फिर कैपिटल Z की, तो यह होता है पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांक कौन कौन से आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक I या फिर Z से निरूपित होंगे, और ये क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, ±1 हो सकता है, ±2 हो सकता है, ±3 हो सकता है और आगे मामला बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी आप सभी को। अब इसके पश्चात अगर हम बात करें अगले समुच्चय की, तो देखिएगा Q जो है वह निरूपित करता है किसको, बहुत अच्छा है, Q बहुत कम देखने को मिलता है। यह निरूपित करता है परिमेय संख्याओं के समुच्चय को, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को। ठीक है जी, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को। अब देखिएगा परिमेय संख्याएं जितनी भी है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। अगर मैं परिमेय संख्याओं की बात करें तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि रोस्टर विधि जहां पे फेल हो जाती है वहां पर समुच्चय निर्माण विधि हमारा साथ देती है। ठीक है, बोले सर कैसे। अब आप देख सकते हो कि मैं परिमेय संख्याओं की बात करूं तो 1/2 लिख लिया, और यहां पर मैंने 1/4 लिख लिया, 1 मान लो मैंने 10 लिख लिया। ठीक है, और आगे मामला बढ़ाया। ठीक है, लेकिन यह परिमेय संख्याएं सारी नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं, यह सारी परिमेय संख्याओं को निरूपित नहीं करेगा। कारण क्या है, क्योंकि 1/2 के बीच में 1/3 तो छूट गया, फिर 1/4 के बीच में यहां पर 1/10 तक क्या छूटा, 1/5 छूट गया, 1/6 छूट गया, 1/7 छूट गया, 1/8 छूट गया। ठीक है, अब 1/5 और 1/6 के बीच में भी खूब सारी अनंत ऐसी परिमेय संख्याएं होंगी, वो भी छूट जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो ये भी छूट जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर रोस्टर विधि जो है वह इस दिए गए परिमेय संख्याओं को निरूपित नहीं कर सकते, क्योंकि रोस्टर का तो मतलब ये होता है जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको तो प्रदर्शित करो, किसकी सहायता से, कॉमा लगा करके मंझले कोष्ठक की सहायता से। लेकिन आप यहां पे देख सकते हो कि जितनी भी संख्याएं हैं यहां पर परिमेय हैं, उन परिमेय संख्याओं को हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा पेपर खत्म हो जाएगा, पेन खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं यहां पर नहीं आ पाएगी। इसका मतलब यह है कि जब जब रोस्टर विधि कहीं मुसीबत में आ जाती है तो समुच्चय निर्माण विधि सदैव सहयोग करती है। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण विधि में मैं Q को क्या लिखूंगा, Q एक समुच्चय है X का, जहां क्या X बिलोंग्स टू Q। सिंपल सी बात है, ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि Q हम बड़े बड़े समुच्चयों में परिभाषित करते हैं, क्योंकि एक बेसिक सेट को निरूपित करता है, जैसे N है, W है, I Z है, Q है।
तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को, है ना? क्योंकि हम सभी परिमेय संख्याओं को मंझले कोष्ठक में एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमें रोस्टर की बजाय समुच्चय निर्माण विधि का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो बहुत आनंद आया होगा। ठीक है, अगला R जो है वह निरूपित करता है किसको? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को निरूपित करता है R। ठीक है, अब आप जानते हैं कि R के साथ में भी वही दिक्कत है जो Q के साथ में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि R एक समुच्चय है X का, जहां पर X बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात, यहां पर खेल खत्म हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं कुछ नोटेशन बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट समुच्चय बताए। अब समुच्चय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह, समुच्चय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह या फिर सिंबल्स बोल सकते हैं, प्रतीक चिन्ह। अब देखिएगा, समुच्चय में हमने अभी तक जिन जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया है उनको तो लेंगे, कुछ और भी आ सकते हैं। देखिएगा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मंझला कोष्ठक। ठीक है, यह किसके काम आता है? समुच्चय को निरूपित करने के काम आता है, समुच्चय निरूपण हेतु। चाहे वो रोस्टर फॉर्म हो, चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म हो, चाहे वो रोस्टर विधि हो, चाहे समुच्चय निर्माण विधि हो, दोनों ही केस में मंझले कोष्ठक का प्रयोग तो करना ही है। कॉमा आपको पता है, कॉमा वस्तुओं को पृथक करने हेतु, वस्तुओं को पृथक करने हेतु। ठीक है जी। इसके पश्चात अगर हम बात करें ये वाला चिन्ह या फिर ये वाला चिन्ह, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सच दैट, जिसे हम बोलते हैं जहां या फिर सच दैट। ठीक है, इंग्लिश में इसको सच दैट बोलते हैं और हिंदी में जहां बोलते हैं। जैसे हमने लिखा ना, यहाँ पे क्या लिखा, Q एक समुच्चय है X का, इसका मतलब है जहां X एक सदस्य है किसका, Q का मतलब क्या होगा, हमारी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। मतलब जितने भी X आएंगे वो सारे के सारे परिमेय आएंगे। मतलब √2, √3, √5 का इस समुच्चय में कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा है कि यह संख्याएं तो अपरिमेय होती हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई आपको। अब देखिएगा, इसके पश्चात ये त्रिशूल जैसा चिन्ह त्रिशूल के आगे जैसे लगा रहता है, तो इसका मतलब होता है का सदस्य है। ठीक है, और त्रिशूल बना करके उसको अगर काट दिया जाए तो हम लिखेंगे का सदस्य नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं 2 एक प्राकृत संख्या का सदस्य है और 1/2 एक प्राकृत संख्या का सदस्य नहीं है। चीज समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में 1/2 नहीं आता किंतु 2 आता है। तो 2 प्राकृत संख्या का सदस्य है, इसलिए मैंने ये चिन्ह प्रयोग लिया, और 1/2 प्राकृत संख्या का समुच्चय नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला चिन्ह प्रयोग में लिया। आगे और भी बहुत सारे नोटेशन आएंगे, हम उन्हें भी एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समुच्चय को निरूपित करने की मैंने आपको विधियां बता दी। ठीक है, और उसको निरूपित कैसे किया जाता है, उसकी कुछ नियम होते हैं, वो भी मैंने यहां पर आपको बता दिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। यहां पर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल समीकरण x² - 4
के हल। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें रोस्टर विधि में निरूपित करना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले अगर इसे हल करना है तो हल में देखेंगे, हल में हमें क्या गिवन है, देखिएगा प्रश्नानुसार हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक समीकरण दे रखी है। अगर हमें इसके हल निकालने हैं तो इसको बराबर करेंगे किसके, 0 के, और एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। तो x का मान जो आएगा वो √4 आएगा। तो x बराबर आएगा अपने पास प्लस माइनस का 2। साइन ऑफ प्रोसीडिंग हमें लगाना है यहां पे, उत्तरोत्तर प्रकृति का चिन्ह। ठीक है, अब देखिएगा x का मान प्लस माइनस 2 आया है। कैसे आया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 या फिर एक्स स्क्वायर बराबर 4 में यदि आप x के स्थान पर 2 रखते हो तो ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है भाई, 4 होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो x का जो मान होगा वह प्लस माइनस 2 दोनों ही आएगा। अब इसका हल समुच्चय जो आएगा, हल समुच्चय कुछ भी नहीं करना है, कोई भी एक नोटेशन जो आपको पसंद हो, ABCDEFG, कोई भी बड़ा अक्षर ले सकते हो। जैसे मेरा नाम जितेंद्र है तो मैं कैपिटल J ले लेता हूं, तो J बराबर इसके हल में क्या आया, एक -2 आया, कॉमा +2 आया, मंजिला कोष्ठक बंद कर दिया। यही अपना क्या होगा, इस दिए गए समीकरण का क्या होगा, हल होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? सबसे पहले समीकरण को हल करना और समीकरण को हल करके उसे रोस्टर विधि में क्या लाना, रोस्टर विधि के रूप में यहां पे लिखना। बात समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है, अब देखिएगा मैं कुछ यहां पर कॉलम बनाता हूं। ठीक है, इन कॉलम में आपको बताना है कि कौन सा किससे मैच करेगा। ठीक है, मैं यहां पर A समुच्चय लिख देता हूं। A समुच्चय मैंने लिखा, यहां पर मान लीजिए √5 कॉमा -√5। ठीक है, B जो है वो मैं कैपिटल B ले लेता हूं। ठीक है, इसे मैं ले लेता हूं AEIO और U। ठीक है, C जो है वो मैं ले लेता हूं कैपिटल C बराबर, यहां से मान लीजिए 1,4,9, यहाँ पे 16,25 और ये चला जा रहा है आगे। ठीक है, और फिर D में ले लेता हूं यहां पर कैपिटल D बराबर। ठीक है, इसमें हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 0। ठीक है, ओनली 0। अब मैं यहां पर कुछ समुच्चय निर्माण वाले समुच्चय निर्माण विधि में कुछ मैं यहां पर सेट लिख रहा हूं। ठीक है, पहला है समीकरण, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, यहां से H ले लेता हूं। H एक समुच्चय है x का, जहां x स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, और x बिलोंग्स टू, मैं मान लेता हूं एक रियल नंबर मान लेता हूं। ठीक है, दूसरा I दूसरा समुच्चय। ठीक है, यह एक समुच्चय है y का, जहां पर y स्क्वायर -5 बराबर 0 है और y बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है, कोई भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट मैं ले लेता हूं तीसरा HIJ। J एक समुच्चय है Z का, जहां Z जो है वह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या हैं, स्वर हैं।
और लास्ट फोर्थ है के ले लेता हूं। के है एक समुच्चय, एक्स वाई जेड ले लिया, ठीक है। अब यहां से कुछ भी ले लो, यहां से मैं मान लेता हूं, अगेन मैं एक्स ही ले लेता हूं, एक्स जहां x बराबर n स्क्वायर है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब आप मेरे को बताइएगा कि कौन सा रोस्टर फॉर्म कौन से समुच्चय निर्माण विधि को निरूपित कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, बहुत आसान है। सबसे पहले आप देख सकते हो d बराबर 0, केवल 0 है, और आप इसको पहले से कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर का मान 0 है, इसका मतलब x का मान प्लस माइनस 0 आएगा, प्लस माइनस 0 0 ही होता है, तो इसका केवल और केवल हल क्या आएगा, केवल और केवल हल आएगा क्या, 0 के बराबर, ठीक है जी। फिर मैं बात करूं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर तो ए ई आई ओ यू होते हैं, तो ये इससे मिल जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं कि वाई स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तो जैसे हल करोगे वाई स्क्वायर का मान 5 आएगा, तो y का मान आएगा अंडर रूट में प्लस माइनस का 5, ठीक है। तो अंडर रूट में प्लस माइनस का 5 जो है वो हमें यहां दे रखा है, तो ये दोनों आपस में क्या है, मेल खा रहे हैं। और लास्ट वाला क्या, 1 4 9 16 25, तो 1 4 9 16 25 को थोड़ा गौर कीजिए, ये सारे के सारे प्राकृत संख्याओं के वर्ग है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये दोनों आपस में क्या, मेल खा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम आसानी से रोस्टर विधि को समुच्चय निर्माण में परिवर्तित कर सकते हैं और समुच्चय निर्माण को रोस्टर विधि में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अभी तक हमने समुच्चय के बेसिक पढ़े, समुच्चय के प्रकार पढ़े, कुछ स्पेशल नोटिफिकेशन पढ़े, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय पढ़े, और समुच्चय निर्माण को रोस्टर और रोस्टर को समुच्चय निर्माण के कुछ क्वेश्चंस देखे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे समुच्चयों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरे उनको निरूपित करने के क्या क्या तरीके होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन आप सभी से एक अनुरोध है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो भी अध्यापक हैं या उनके अभिभावक हैं, आप सभी जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पर जाकर के जिस क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है या जो विद्यार्थी जिस क्लास में पढ़ रहा है, वह उस क्लास को जाकर के ऐड कर सकता है। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो आप अपने प्रिंसिपल के लेटर हेड पे अपने फ़ोन नंबर, अपने नाम और अपने क्लास को लिख करके एक नंबर पे सेंड कीजिए। वो नंबर है 7790990619। इस नंबर पे सेंड कीजिए, तो आपको वह कोर्स बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये आपके प्रिंसिपल के लेटर हेड के द्वारा ही हमें प्राप्त होगा, तभी उन नंबर्स को हम उस कोर्स में ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इस समुच्चय में इतना ही काफ़ी है, आगे हम और चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे, और इसी तरीके से आगे इस कोरोना काल में अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। धन्यवाद।